Hello everyone, this is Pragya Pandey from Rouse Academy for Competitive Exams Bhopal, and this is our special series on daily news review. In our previous video I have asked few questions, so let's see their solution first. So the first question was, which of the following released the report titled Climate Investment Opportunities in India Schooling Sector? And correct answer for this question is World Bank. Next question was, which institution released the report titled Preventing Injuries and Violence and Overview? And correct answer for this question is WHO. चलिए तो आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं कि आज के द हिंदू वोकैबुलरी में क्या है. सो पहला वर्ड जो यहाँ पर यूज़ हुआ है दैट इज़ अनइक्विवोकली, विच मीन्स किसी बात को इतने अच्छे तरीके से क्लियर कर देना कि वहाँ पर कोई भी डाउट नहीं रह जाए, पूरे तरीके से स्पष्ट कर देना, मतलब in a way that leaves no doubt is known as unequivocally. Next word is elucidate. Next word is elucidate. Elucidate means what? To make something clear. Explain करना, इतना clear explain करना. ठीक है, किसी भी चीज़ को आप बहुत अच्छे तरीके से explain कर रहे हैं. To make something clearer by explaining it is known as elucidate. ऑल राइट, नेक्स्ट वर्ड जो यहाँ पर यूज़ हुआ है विच इज़ डैम्पन. डैम्पन मीन्स टू मेक समथिंग लेस स्ट्रॉन्ग और लेस अर्जेंट, मतलब किसी भी चीज़ को कम महत्वपूर्ण बना देना, कम कि हाँ भाई इसकी बहुत ज़्यादा हरी नहीं है, विच मीन्स डैम्पन. ऑल राइट, नेक्स्ट वर्ड जो यहाँ पर यूज़ हुआ है विच इज़ एम्फेटिक. एम्फेटिक मीन्स सेड और एक्सप्रेस्ड इन अ स्ट्रॉन्ग वे. ठीक है, एम्फेसाइज करना, किसी चीज़ को बहुत ही ज़ोरदार तरीके से एक्सप्रेस करना इज़ नोन एज एम्फेटिक. ठीक है, सो एम्फेसाइज से वर्ड यहाँ पर निकल कर आएगा जब किसी भी बात पर बहुत एम्फेसाइज करके जोर देकर उस बात को कहा जाता है. सो अ सेड और एक्सप्रेस्ड इन अ स्ट्रॉन्ग वे इज नोन एज एम्फेटिक. एंड नेक्स्ट एंड द लास्ट वर्ड इज एंट्रेंच. So entrench means establish an attitude, habit or belief so firmly that change is very difficult or unlikely. ठीक है, इस तरीके का एक एटीट्यूड, हैबिट या बिलीफ को इस्टेब्लिश कर देना इतना फर्मली कि उसको चेंज करना बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाए इज़ नोन एज एंट्रेंच. चलिए, तो ये तो थी आज की द हिंदू वोकैबुलरी. आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आज की न्यूज़ में क्या है. इंडिया चाइना ट्रेड डेफिसिट इज़ एट $51.5 बिलियन. ठीक है, सो आगे बढ़ने के पहले हमें क्या जानना ज़रूरी है कि आखिर ट्रेड डेफिसिट होता क्या है. देखिए, दो कंट्रीज़ होती हैं जो क्या करती हैं, इंपोर्ट भी करती हैं और एक्सपोर्ट भी करती हैं. ठीक है, सो अगर हम इंडिया की बात करें, इंडिया इज़ कंट्री ए एंड चाइना इज़ कंट्री बी. सो इंडिया और चाइना के बीच में जो ट्रेड हो रहा है, अगर यहाँ पर इंडिया क्या करता है, आपका इम्पोर्ट ज़्यादा कर रहा है और एक्सपोर्ट कम कर रहा है चाइना से, तो ये जो डिफरेंस आ रहा है इसको ही हम क्या बोलते हैं, ये है ट्रेड डेफिसिट. क्यों ये हमारे लिए नुकसानदायक होता है कि भाई हम बहुत सारी चीज़ें मंगा तो रहे हैं, दैट मीन्स हमारे यहाँ का जो इंटरनेट जो फंड है, जो फॉरेन करेंसी हमारे पास है, वो दूसरे देश में जा रही है, लेकिन हम बाहर से सामान नहीं मंगा रहे, तो बाहर की जो करेंसी है वो हमारे पास कैसी हो पा रही है, कम आ पा रही है. एक तो ये नुकसान हो गया. दूसरा क्या हुआ, आपका जो लोकल, आपका जो बिज़नेस है, आपकी जो छोटी छोटी इंडस्ट्रीज़ है, वो क्या कर रही हैं, कहीं ना कहीं इससे हैम्पर होंगी. क्यों? क्योंकि इंपोर्ट ज़्यादा किया जा रहा है और ये जो सामान बनाया जा रहा है इसको लोकली तो यूज़ कर रहे हैं शायद, लेकिन इसको बाहर कम भेजा जा रहा है. सो ये जो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के बीच का जो डिफरेंस हो जाता है, जब कंट्री इंपोर्ट ज़्यादा करती है लेकिन एक्सपोर्ट कम करती है, तब हम उसे बोलते हैं ट्रेड डेफिसिट. अब आप देखिए, इंडिया और चाइना के बीच में ये जो ट्रेड डेफिसिट है वो $51.5 बिलियन पहुंच चुका है अप्रैल से लेके अक्टूबर के बीच में. ग्रेजुअली ये जो ट्रेड डेफिसिट है इंडिया का, ये इंक्रीज होता जा रहा है. अगर हम बात करें तो इसको यहाँ पर कम होना चाहिए, मतलब इंडिया को कहीं ना कहीं जो अपनी डिपेंडेंसी है चाइना से सामान मंगाने की, वो कम करने की आवश्यकता है, लेकिन एक्सपोर्ट को बढ़ाने की आवश्यकता है. तो ऐसा ना होकर इसकी ऑपोजिट सिचुएशन हमें यहाँ पर देखने के लिए मिल रही है. अब अगर हम यहाँ पर समझने की कोशिश करें तो क्या, देखिए, इंडिया बहुत बड़ा एक्सपोर्टर है चाइना का. रिसेंट टाइम में हम क्या एक्सपोर्ट करते हैं, तो हम आयरन ओर को एक्सपोर्ट करते हैं, कॉटन एक्सपोर्ट करते हैं, रॉ मटेरियल एंड डिफरेंट काइंड ऑफ कमोडिटीज़ जिनकी चाइना में डिमांड होती है, उन्हें यहाँ से भेजा जाता है, जो कि रिपोर्ट 2021 के हिसाब से बताया गया है.
और उसी तरह इंडिया इंपोर्ट क्या कर रहा है, तो देखिए हम बहुत सारी मशीनरी, आप देखेंगे इलेक्ट्रॉनिक्स के आइटम्स हम बहुत इंपोर्ट करते हैं, मशीनरीज इंपोर्ट करते हैं, फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स हम यहाँ से इंपोर्ट करते हैं, ऑटोमोबाइल्स के कंपोनेंट्स को इंपोर्ट किया जाता है, पीपीज, अभी रिसेंट टाइम में तो बहुत सारी पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स को भी यहाँ पर क्या किया गया है, इंपोर्ट किया गया है। तो इस तरीके से अगर हम बात करें तो इंडिया और चाइना का जो बायलैटरल ट्रेड है वो लगभग 43% पिछले साल इंक्रीज़ हुआ है। ठीक है, तो अब आप यहाँ पर क्या प्रिपेयर कर सकते हैं कि ऐसे क्या स्टेप्स लिए जा रहे हैं जो कि काउंटर डिपेंडेंसी है जो चाइना के ऊपर, वो हम ख़त्म कर सकते हैं। तो सबसे पहला आप उसमें एक एग्जांपल के रूप में यूज़ कर सकते हैं कि भाई चाइनीज़ ऐप्स को बैन किया जाएगा। ठीक है, ऐसी बहुत सारी कंपनीज़ या बहुत सारे वेंचर्स पे नज़र रखी जाएगी जहाँ पे चाइना का डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इन्वेस्टमेंट है। उसके अलावा जो हमारी डिपेंडेंसी है ऑन एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स, जिन्हें हम APIs भी बोलते हैं, इन पर हमें डिपेंडेंसी कम करने की ज़रूरत है। तो वोकल फॉर लोकल की भी हमें यहाँ पर आवश्यकता है। चलिए, तो ये तो था इस पर्टिकुलर आर्टिकल के बारे में। अब देखते हैं नेक्स्ट आर्टिकल किस बारे में बात कर रहा है। बट आगे बढ़ने के पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को लाइक नहीं किया है, सो डू लाइक इट एंड सब्सक्राइब इट टू नेवर मिस एनी अपडेट्स। ऑल्सो इफ यू वांट टू गिव विंग्स टू योर प्रिपरेशन, डू विजिट राउस अकेडमी फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, भोपाल, MP नगर, Zone 2। सो दिस नेक्स्ट आर्टिकल इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। क्यों? इन्वायरमेंट ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू से ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। हुआ क्या है, हिमालय में पाई जाने वाली 3 मेडिसिनल प्लांट को एंटर कर दिया गया है IUCN की रेड लिस्ट में, मतलब एंडेंजर्ड कैटेगरी में इनको लेकर आया गया है। तो सबसे पहले आपके लिए जानना क्या ज़रूरी है, ये कौन से 3 मेडिसिनल प्लांट है जिसको IUCN की रेड लिस्ट में लाया गया है। तो देखिए, पहला नाम है मेजिट्रोपस पैलिटा, जिसे IUCN के क्रिटिकली एंडेंजर्ड लिस्ट में डाला गया है। दूसरा जो प्लांट है विच इज़ नोन एज फेरिटिलोरिया क्रियोसा, जिसको वल्नरेबल कैटेगरी में यहाँ पर डाला गया है। और जो लास्ट प्लांट एंड थर्ड प्लांट है, it is Dactylorhizia hattegeria which is again in the endangered category। अब देखिए हो क्या रहा है, यहाँ पर आपको क्या जानना ज़रूरी है। आपसे एग्जामिनेशन में डायरेक्टली पूछ लिया जाएगा कि मेजिट्रोपस पैलिटिया जो रिसेंटली न्यूज़ में था उसका संबंध किससे है। तो आपको पता होना चाहिए एक मेडिसिनल प्लांट है और IUCN का स्टेटस क्या है, सो इट इज़ क्रिटिकली एंडेंजर्ड। चलिए अब एक एक करके इन प्लांट्स के बारे में यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले बात आ जाएगी मेजोट्रोपस पैलिटिया। सो इसको कॉमनली पाटवा के नाम से भी जाना जाता है, जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट बन जाएगा। हो क्या रहा है, ये एक टाइप की पेरिनियल श्रब है, ठीक है, जो कि रिस्ट्रिक्टेड है उत्तराखंड में ही। अब हो क्या रहा है, इसको पॉइंट कम्स कि इसको क्रिटिकली एंडेंजर्ड की कैटेगरी में क्यों डाला गया है। तो देखिए, ये जो श्रब है ये सिर्फ हमें 10 स्क्वायर किलोमीटर, ठीक है, इनफैक्ट उससे भी कम उत्तराखंड में ये देखने को मिलती है। तो देखिए बहुत ही छोटा सा इलाका है जहाँ पर इसको देखा जाता है। इम्पॉर्टेंट इसकी क्या हो जाती है इम्पॉर्टेंस, तो एसेंशियल ऑयल्स बनाने में इसका यूज़ किया जाता है। साथ ही एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग एंटीऑक्सीडेंट का काम करती है, जो कि बहुत सारे फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़ में इसका यूज़ किया जाता है। अब हो क्या रहा है, डिफॉरेस्टेशन हो रहा है, हैबिटेट चेंज हो रहे हैं, फॉरेस्ट फायर हो रहा है, जिसकी वजह से इस पर्टिकुलर श्रब को, ये आप यहाँ पर देख पा रहे हैं इमेज में, ये एंडेंजर्ड कैटेगरी में आ गई है। यही रीज़न है कि इसको क्रिटिकली एंडेंजर्ड लिस्ट में डाला गया है। तो आप नाम याद रखेंगे, मेजिट्रोपस पैलिटिया, इसको पटवा के नाम से भी जाना जाता है। ये उत्तराखंड में लोकेटेड है और इसका यूज़ क्या है, एसेंशियल ऑयल बनाने में, जो कि बहुत ही स्ट्रॉन्ग और प्रॉमिसिंग एंटीऑक्सीडेंट्स का काम करते हैं। नेक्स्ट इज फ्रिटिलेरिया क्रियोसा, जिसको हिमालयन फ्रिटिलेरिया के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, अब ये भी अगेन एक पेरिनियल हब होती है जो हमें देखने के लिए मिलती है, और साथ ही जो इसका यूज़ होता है वो चाइना में या डिफरेंट कंट्रीज़ में निमोनिया या इस टाइप के जो बहुत डिसऑर्डर्स होते हैं उसके ट्रीटमेंट के लिए इसका यूज़ किया जाता है। और यही रीज़न भी है कि इसमें सबसे ज़्यादा हमें इलीगल ट्रेड देखने के लिए मिलता है, क्योंकि इसकी जो ट्रेडिंग वैल्यू है वो बहुत ही ज़्यादा होती है, इसकी हार्वेस्टिंग बहुत ही एक्सटेंसिव होती है, साथ ही इलीगल ट्रेड हमें यहाँ पर देखने के लिए मिलता है। इसी का रीज़न है कि इसको IUCN की वल्नरेबल कैटेगरी में यहाँ पर रखा गया है। नेक्स्ट इस मेडिसिनल प्लांट के बारे में यहाँ पर बात की गई है, विच इज़ डॉक्टिलर्जिया हैजेगीरिया,
ऑल्सो नोन एज सलाम पांजा। ठीक है, ये एक थ्रेटेंड कैटेगरी में है। देखिए जो इसका यूज़ होता है वो आयुर्वेदा, सिद्धा, यूनानी और भी बहुत सारी ऑल्टरनेटिव मेडिसिन में इसका यूज़ किया जाता है। किसके लिए? गैस की प्रॉब्लम अगर किसी को है, एसिडिटी की प्रॉब्लम है, क्रॉनिक फीवर है, कफ है या स्टमक एक है, वहाँ पर इसका यूज़ किया जाता है। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, देखिए लाइव स्टॉक ग्रेजिंग, चारागाह की वजह से, हैबिटेट लॉस की वजह से, डिफॉरेस्टेशन की वजह से, इनफैक्ट क्लाइमेट चेंज का भी इस पर्टिकुलर स्पीशी पे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट देखने के लिए मिल रहा है। इसी का रीज़न है कि इसको एंडेंजर्ड कैटेगरी में रखा गया है। ठीक है, सो ये तीनों जो प्लांट्स हैं ये मेडिसिनली बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, अलग अलग तरीके के इनके यूज़ किए जाते हैं। आपको सब कुछ पता होना चाहिए, किस प्लांट का नाम क्या है, ये कहाँ पर पाए जाते हैं, IUCN की इनकी लिस्ट क्या है, किस कैटेगरी में इनको पुट किया गया है, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट इनका यूज़ कहाँ पर किया जाता है। ऑलराइट, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। सो नेक्स्ट आर्टिकल यहाँ पर बात कर रहा है जहाँ नेशनल कमीशन ऑफ वुमेन ने ये पॉइंट रखा है कि जो हमें मुस्लिम महिलाएं हैं उनकी जो मैरिज एज है उसको बढ़ाने की आवश्यकता है। चलिए तो पहले देख लेते हैं आर्टिकल में क्या बात की जा रही है। सो NCW जो है, नेशनल कमीशन फॉर वुमेन, उसने ये आर्ग्यूमेंट रखा है बार के सामने कि जो मुस्लिम महिलाएं हैं उनकी जो शादी की एज है वो हमें बढ़ाने की आवश्यकता है। देखिए आज की डेट में अगर हम बात करें तो इंडिया में जो लीगल एज है मैरिज के लिए वो 18 साल महिलाओं के लिए और 21 साल पुरुषों के लिए यहाँ पर निर्धारित की गई है। लेकिन साथ ही ये प्रपोज भी किया गया है कि 21 साल एक एज अपकमिंग ईयर्स में आपको देखने मिलेगा कि 21 साल क्या कर दिया जाएगा, जो कि प्रपोज्ड है विमेन और मैन दोनों के लिए 21 साल एक मिनिमम एज होगी शादी करने के लिए। साथ ही चाइल्ड मैरिज यहाँ पर टोटली बैन है। अब हो क्या रहा है, इसी के अगेंस्ट अगर हम देखें मुस्लिम महिलाओं में, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, मुस्लिम पर्सनल लॉ के अकॉर्डिंग जो भी विमेन है जैसे ही वो प्यूबर्टी अटेन करती है उसके बाद वो कभी भी उसकी शादी की जा सकती है। तो इन जनरल अगर हम माने तो अगर कोई मुस्लिम महिला है जो कि 14 साल की है और वो प्यूबर्टी अटेन कर लेती है तभी भी उसकी शादी हो सकती है, या वो 15 साल की है उसने प्यूबर्टी अटेन कर लिया तभी भी उसकी शादी हो सकती है। तो यहाँ पर NCW का बोलना क्या है कि ये जो एज बार है इसे बढ़ाकर हमें बढ़ा देना चाहिए, क्योंकि 18 साल से कम उम्र की अगर महिला की हम शादी यहाँ करवा रहे हैं, बच्ची की यहाँ अगर हम शादी करवा रहे हैं तो ये एक तरीके से डिस्क्रिमिनेटरी है। साथ ही अगर हम बात करें तो पॉक्सो के अंदर इस तरीके की परमिशन नहीं दी गई है कि किसी की भी जो शादी है वो 18 साल से कम उम्र के अंदर की जाए। सो NCW ने यहाँ पर प्रपोज किया है कि ये जो प्रैक्टिस है मुस्लिम वुमेन की कि 15 साल की एज हो जाए या फिर जैसे ही वो प्यूबर्टी अटेन करती हैं उनकी शादी करवाई जा सकती है, अलाउ है कि उनकी मैरिजेबल एज ये है, इसको हमें ख़त्म करने की ज़रूरत है। क्यों ऐसी बातें यहाँ पर की जा रही हैं? अब देखिए जब हम इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में बात करते हैं तो आपको एक चीज़ याद रखना ज़रूरी है कि मैरिज अपने अपने लॉस के हिसाब से चल रही है। ठीक है, हिंदू मैरिज लॉस के हिसाब से चल रहे हैं, मुस्लिम अपने पर्सनल लॉस के हिसाब से चल रहे हैं। तो यहाँ पर ये आर्ग्यूमेंट भी दिया जा रहा है कि भाई उन पर्सनल लॉ को आप यहाँ पर चेंज करने के बारे में बात कर रहे हैं। सो इस तरीके की जो बातें की जा रही हैं ये है कि आप क्या करिए, एक तरीके का एज ग्रुप यहाँ पर सेट कर दीजिए। अब आपको यहाँ पर क्या जानना ज़रूरी है, आपको जानना ज़रूरी है NCW के बारे में। सो देखिए नेशनल कमीशन फॉर वुमेन एक्ट 1990, ठीक है, 1990 में से लेकर आया गया था। NCW को सेटअप किया गया था एज ए स्टैट्यूटरी बॉडी इन जनवरी 1992। ठीक है, तो ये दोनों डिफरेंट चीज़ें आप याद रखेंगे। जो एक्ट है नेशनल कमीशन फॉर वुमेन वो लेके आया गया था 1990 में और इसे सेटअप किया गया था एज ए स्टैट्यूटरी बॉडी इन 1992। इस कमीशन को, द फर्स्ट कमीशन वॉज कॉन्स्टिट्यूटेड, अगेन इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए जो भी विद्यार्थी यहाँ MPPSC की तैयारी कर रहे हैं और इस वीडियो को देख रहे हैं, ये आपके यूनिट 10 के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। NCW, so the first commission was constituted on 31st January 1992 और इसकी पहली चेयरपर्सन कौन थी? मिसेस जयंती पटनायक। चलिए अब अगर हम इसके मेंबर्स की बात करें तो देखिए ये जो कमीशन है ये कंसिस्ट करता है, पहले तो इनका एक चेयरपर्सन होता है, देन मेंबर सेक्रेटरी होते हैं और
प्लस 5 अदर मेंबर्स आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलेंगे। नाउ द क्वेश्चन अराइजेस, जो चेयरपर्सन है एनसीडब्ल्यू का वो कौन नॉमिनेट करता है? तो इसे नॉमिनेट करता है सेंट्रल गवर्नमेंट। ऑलराइट, देखिए महिलाओं के जो अधिकार हैं, जो उनके कॉन्स्टिट्यूशनल और लीगल सेफ गार्ड हैं, उनको देखने के लिए, उनको सुरक्षित रखने के लिए ही यहाँ पर एनसीडब्ल्यू को इस्टेब्लिश किया गया था। तो इसके पास ये सारी पावर्स एंजॉय करता है सिविल कोर्ट की, ठीक है। ये जो छोटे मोटे क्राइम्स हो रहे हैं या कोई इशू हो रहे हैं तो उस पर इसको डिसीजन देने का भी अधिकार है। साथ ही ये सुओ मोटो नोटिस भी ले सकता है, ठीक है। ये कंप्लेंट को देखेगा, सुओ मोटो एक्शन यहाँ पर ले सकता है, जैसे कि कौन से, जो भी अगर महिलाओं को उनके अधिकारों से वंचित रखा जा रहा है या इस तरीके के कोई भी इश्यूज हो रहे हैं उस पर ये सुओ मोटो नोटिस यहाँ पर दे सकते हैं। ऑल्सो यू शुड रिमेंबर एंड कीप दिस थिंग इन माइंड कि ये एक तरीके से एडवाइजरी या रिकमेंडेशन का काम करते हैं, बट दे हैज़ नो पावर टू एनफोर्स इट्स डिसीजन। ऑल राइट, अलॉन्ग विद दैट इट डज नॉट हैव द पावर टू चूज इट्स ओन मेंबर। ये जो पावर है ये पूरी किसके हाथ में है? यूनियन गवर्नमेंट के हाथ में यहाँ पर देखने को मिलती है। अब एनसीडब्ल्यू के काम क्या हो जाते हैं? देखिए जितने भी कॉन्स्टिट्यूशनल और लीगल सेफगार्ड हैं विमेंस को लेकर, उनको ये यहाँ पर क्या करते हैं? रिव्यू करने का काम करते हैं। जो भी रेमीडियल लेजिस्लेटिव मेजर्स होते हैं उसको रिकमेंड करते हैं। फैसिलिटेट रिड्रेसल ऑफ ग्रीवियंस, गवर्नमेंट्स को एडवाइस करते हैं कि किस तरीके की पॉलिसी होनी चाहिए जो महिलाओं के लिए अच्छी होंगी, या क्या पॉलिसी है जो महिलाओं पे एडवर्स इम्पैक्ट डालेंगी, उसके बारे में भी ये यहाँ पर काम करते हैं। ऑल्सो इट हैज़ रिसीव्ड अ लार्ज नंबर ऑफ कंप्लेंट्स एंड एक्टेड सुओ मोटो, जो कि हम ऑलरेडी यहाँ पर डिस्कस कर चुके हैं। साथ ही ये चाइल्ड मैरिज, स्पॉन्सर्ड चाइल्ड मैरिजेस के केसेस को भी देखती है, उससे रिलेटेड इश्यूज देखती हैं। लीगल अवेयरनेस प्रोग्राम ये यहाँ पर करवाते हैं, लोक अदालत का ये संचालन करवाते हैं, पारिवारिक महिला लोक अदालत और इस तरीके की जो भी एक्टिविटीज़ हैं वो भी करवाना किसका काम हो जाता है आपके लिए? एनसीडब्ल्यू का। ऑल राइट, सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट आर्टिकल विच इज़ टॉकिंग अबाउट, जहाँ पर राज्यसभा में प्रपोज किया गया था क्या? यूनिफॉर्म सिविल कोड के लिए एक प्राइवेट बिल। हुआ क्या है, देखिए एक बिल है जिसको प्रपोज किया गया था, इंट्रोड्यूस बाय द एमपी जिनका नाम है किरोड़ी लाल मीणा। इन्होंने एक बिल प्रपोज किया गया था यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर और जिसको यहाँ पर पास कर दिया गया है। अब इसके खिलाफ हो क्या रहा है? ऑपोजिशन ने इस पर बड़ा विरोध जताया है, जिसके बारे में ये आर्टिकल यहाँ पर हमारे सामने दिया गया है। चलिए देखिए हुआ क्या है, यहाँ पर ये जो बिल प्रपोज किया गया था ना, इसको मिल गए हैं 63 वोट्स इन फेवर और लगभग इसके सिर्फ 23 वोट इसके अगेंस्ट में डले हैं और उसकी वजह से ये यहाँ पर हो गया है पास। अब इसके लिए इसके पीछे बहुत सारे ऑपोजिशन मेंबर्स रिक्वेस्ट कर रहे हैं किरोड़ी लाल मीणा से कि वो भाई अपने बिल को क्या कर लें, विड्रॉ कर लें, इसको हटा लें। तो उसी के ऑपोजिशन में जो हमारे यूनियन मिनिस्टर है पीयूष गोयल जी का स्टेटमेंट आप यहाँ पर देख पाएंगे कि वो ये बता रहे हैं कि ये सारे जितने भी मेंबर्स हैं ये उनका लेजिटिमेट राइट है कि कोई भी इशू है जो डीपीएसपी से रिलेटेड है वो उसको लेकर आए, बताए हाउस में, वो सब्जेक्टेड होना चाहिए डिबेट के लिए। और इस तरीके का जो बिहेवियर यहाँ पर किया जा रहा है, जो ऑपोजिशन दिखा रही है, ये नहीं होना चाहिए। चलिए तो आर्टिकल में क्या यही पढ़ने के लिए है? जी नहीं, आपको पता होना चाहिए आखिर प्राइवेट मेंबर बिल क्या होता है। देखिए सबसे पहले तो एनी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, कोई भी एमपी हु इज़ नॉट अ मिनिस्टर, जो भी एमपी है जो मिनिस्टर नहीं है उसे हम क्या बोल देते हैं? प्राइवेट मेंबर यहाँ पर बोल दिया जाता है। ये जो भी बिल को प्रपोज करते हैं उसको क्या बोलते हैं? प्राइवेट मेंबर बिल। अब इसको इस तरीके से समझ लीजिए कि आखिर इसका पर्पस क्या है। देखिए बहुत सारे ऐसे इश्यूज होते हैं जिस पर गवर्नमेंट का ध्यान नहीं जाता, उनका अटेंशन नहीं जाता, उस पर ध्यान लाने के लिए प्राइवेट मेंबर्स जो होते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो होते हैं, वो यहाँ पर बिल को प्रपोज करते हैं। वो गैप दिखाने के लिए, जो एग्जिस्टिंग लीगल फ्रेमवर्क में जो गैप है वो दिखाने के लिए इस तरीके के बिल्स यहाँ पर प्रपोज किए जाते हैं। सो ये कहीं ना कहीं रिफ्लेक्ट करता है और स्टैंड दिखाता है अपोजिशन पार्टी का कि वो पब्लिक मैटर से रिलेटेड क्या सोचती हैं। ठीक है, देखिए अब जब भी इस तरीके के बिल को प्रपोज किया जाता है तो इसको हाउस में प्रपोज करने के पहले आपको प्राइवेट मेंबर को 1 महीने का नोटिस देना होता है। साथ ही एक और डिफरेंस आपको देखने के लिए मिल जाएगा कि गवर्नमेंट जो अपने बिल प्रपोज करती है
उसको इंट्रोड्यूस किया जा सकता है और डिस्कस किया जा सकता है किसी भी दिन, लेकिन प्राइवेट मेंबर का जो बिल होता है उसको इंट्रोड्यूस और डिस्कस केवल और केवल फ्राइडे के दिन ही किया जाता है। इसीलिए आज सैटरडे है और आपको ये न्यूज़ यहाँ पर देखने के लिए मिल रही है। ऑल्सो its rejection by the House has no implication on the parliamentary confidence in the government or its resignation। चलिए, तो आपको याद क्या क्या रखना है? देखिए, आपको पता होना चाहिए कि डिफरेंस क्या होता है एक प्राइवेट मेंबर बिल या एक पब्लिक बिल में। डिफरेंस क्या होता है? तो बहुत ही बेसिक से डिफरेंस है कि इंट्रोड्यूस कौन करेगा। पब्लिक बिल को कोई मिनिस्टर जो होगा वो इसे क्या करेगा, इंट्रोड्यूस कर सकता है। लेकिन वहीं क्या प्राइवेट मेंबर्स बिल को प्रेजेंट करने के लिए मिनिस्टर होना ज़रूरी है? नहीं, एनी मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट हु इज़ नॉट एमपी वो क्या कर सकते हैं, इसको प्रेजेंट कर सकते हैं। दूसरा सवाल यहाँ पर आ जाता है कि इस हाउस में प्रेजेंट किया जाएगा। तो जब हम पब्लिक बिल की बात करते हैं तो उसे किसी भी हाउस में यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया जा सकता है। सेम गोज विथ प्राइवेट बिल, अगेन इन ईदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। यहाँ पर एक और सवाल आ जाता है, नोटिस पीरियड। तो देखिए, पब्लिक बिल को एटलीस्ट 7 डेज़ का नोटिस देना होता है, वहीं प्राइवेट बिल की हमने बात करी थी तो इसे 1 मंथ का नोटिस देना पड़ता है इंट्रोडक्शन के पहले। अब यहाँ पर आ जाते हैं चांसेस ऑफ अप्रूवल। तो देखिए, ये बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पर अज्यूम्ड है कि अगर पब्लिक बिल है तो वो तो क्या होगा, उसके चांसेस बहुत ज़्यादा हैं कि वो अप्रूव हो जाए। लेकिन अगर एक प्राइवेट मेंबर बिल है तो उसके बहुत ही कम चांसेस होते हैं कि वो यहाँ पर क्या होगा, पास होगा। ऑलराइट, सो दीज आर द बेसिक इन्फॉर्मेशन जो आपको पता होना चाहिए रिलेटेड विद द प्राइवेट मेंबर बिल। आपको ये भी पता होना चाहिए कि 1952 से लेकर आज तक, ठीक है, 14 प्राइवेट मेंबर बिल्स हैव बिकम लॉ। ऑलराइट, आप क्या करेंगे, आपका काम है कि इन 14 बिल्स को देखेंगे, ये कौन कौन से बिल हैं, इन्हें कहाँ लाया गया था, लोकसभा में, राज्यसभा में, ये कहाँ से पास हुए और इनका सिग्निफिकेंस क्या है। नेक्स्ट वर्ड यहाँ पर यूज़ हुआ है यूनिफॉर्म सिविल कोड। तो हम पहले भी कई बार यूनिफॉर्म सिविल कोड को यहाँ पर डिस्कस कर चुके हैं। आपको पता है यूसीसी इज़ वन दैट वुड प्रोवाइड वन लॉ, पूरी कंट्री के लिए एक समान लॉ, हर रिलीजन, हर धर्म, हर कम्युनिटी, हर पर्सनल मैटर, इवन रिलेटेड विद मैरिज, डिवोर्स, इनहेरिटेंस, अडॉप्शन, सबके लिए एक समान, जिस के अंदर इसे लाया जा रहा है, जिस फ्रेमवर्क के अंदर लाने की बात की जा रही है, उसे हम क्या बोल रहे हैं, यूनिफॉर्म सिविल कोड। यूनिफॉर्म होगा सभी के लिए, ठीक है। इसका मेंशन कहाँ किया गया है, तो देखिए आर्टिकल 44 जो है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का, वो बात कर रहा है टू इंश्योर यूनिफॉर्म सिविल कोड थ्रू आउट द कंट्री, ठीक है। ये भी कहाँ मेंशन है, तो पार्ट 4 DPSP जो कि हमारे राज्य के नीति निर्देशक तत्व है, वहाँ पर इसके बारे में बात की जा रही है। So these are some of the very basic point. I'll also share the link in the description box where we have already discussed in brief about uniform civil code. चलिए, so it's time for current oriented one-liners, and first news is 10 December, which is observed as Human Rights Day. Next, 9th World Ayurveda Congress inaugurated in Panji on December 2022. Also, Arogya Expo 2022 was inaugurated. Next news is United Nations Convention on Biological Diversity COP15 is being held in Montreal, Canada. Next is Indian cricketer Praveen Tambe Google's most searched sports person for the year 2022. Next, in the last and cool today is the Reserve Bank of India has signed a currency swap agreement with Maldives. So it's time for quiz, and first question is, which state UT is the host of 9th World Ayurveda Congress and Arogya Expo 2022? Next question is, the Reserve Bank of India has signed a currency swap agreement with which country's monetary authority? So you all know the drill. ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर हैं एंड करेक्ट आंसर आपको हमें कमेंट सेक्शन में बताना है, एंड स्टे ट्यून्ड विद अस टू नो द करेक्ट आंसर। सो आज के लिए बस इतना ही। ज्वाइन आवर बैचेस फॉर UPSC MPPSC सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। डू नॉट फॉरगेट टू हिट लाइक बटन, कमेंट योर वैल्यूएबल फीडबैक, एंड ऑल्सो प्रेस द सब्सक्राइब बटन टू नेवर मिस एनी अपडेट। प्लीज फॉलो अस ऑन Instagram and Facebook. Links are given below in the description box. Thank you and see you tomorrow.